बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरियन बिज़नेस के नए एपिसोड में खुश आमदेद। आज हम आए हैं NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची ये वो मरकज़ है जो बिज़नेस सिखाता है, ब्रांड इस्टेब्लिश करता है, नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है और मदद करता है कि आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और दुनिया में हर दूसरा बिज़नेसमैन इसकी कोशिश करता है कि वो अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करे, उसकी बिज़नेस की कोई शनाख्त हो, लोग उसको नाम से जानें, पहचानें और मांगें और उसका जो नाम है वो उसकी शनाख्त बन जाए। तो ये ब्रांड किस तरह बनता है, ब्रांड इस्टेब्लिश कैसे होता है, ब्रांड के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ब्रांड किन मराहिल से गुज़र कर बेहतर बनता है और ब्रांड फेलियर की तरफ कैसे जाता है या सक्सेस पर किस तरह से जाता है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं NIC में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर आबिदीन साहब जो कि ब्रांड के माहिर हैं। ब्रांड उनका ओढ़ना बिछोना है, इसी को पढ़ते पढ़ाते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ उनकी उम्र गुजरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में, शरियन बिज़नेस के इस प्रोग्राम में, इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले नंबर पे हम आपका तारुफ जानना चाहेंगे, हमारे क़ारीन को, नाज़रीन को मुख्तसरन अपना तारुफ करवाइए। देखें, मुख्तसरन तो आपने कह दिया, मगर 30 साल की एक जर्नी को मुख्तसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने IBA से ग्रेजुएशन की थी पिछली सदी में 1991 में, और उसके बाद 1996 में मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था। दुबई गया, फिर सऊदी अरब गया और फिर वहाँ से कनाडा गया, US में काम करने का मौका मिला। फिर वापस आया मैं दुबई 2007 में, और हमेशा मैंने मार्केटिंग में ही काम किया है, मगर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आप कह सकते हैं, मगर मार्केटिंग मेरा पैशन था। तो चंद साल पहले मैंने एक किताब लिखी, वो ये रखी हुई भी है, बिल्डिंग ब्रांड यू। और इसका मकसद ये था कि मैंने जो कुछ भी सीखा है पिछले 25-30 सालों में मार्केटिंग में, उसकी मैं एक जांच पेश करूं, एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज ऑफ मार्केटिंग, मगर आसान ज़बान में आम आदमी के लिए, कि मार्केटिंग होती क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसान क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और उसको किया कैसे जा सकता है। हाउ डू यू एक्चुअली डू मार्केटिंग, क्योंकि लोगों के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इश्तिहार चलाना मार्केटिंग होता है, कुछ लोग समझते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना वो मार्केटिंग होता है, कुछ लोग समझते हैं कि एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके उसको बेचना वो मार्केटिंग का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किताब लिखी गई है। बहुत सिंपल किताब है, 100 पेजेस की रीडिंग है, कोई भी इसमें मुश्किल आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे। और अब जो है, पिछले चंद सालों से मैं स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा हूँ। वो कंपनियाँ जो लोग जो जिनको हम फाउंडर बोलते हैं, जो एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जी, एंटरप्रेन्योर्स, जो वो लोग जो एक अपना स्टैम्प दुनिया पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़े लेवल पे आपको इलॉन मस्क और फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग हैं और अमेज़ॉन के जेफ बेजोस हैं, ये आप समझेंगे कि बड़े पैमाने के एंटरप्रेन्योर्स हैं, मगर वो भी कभी ना कभी तो उन्होंने शुरुआत ली थी। अगर आप जेफ बेजोस की 2001 की तस्वीर देखें तो वो एक बिल्कुल आम सा आदमी, एक बिल्कुल सादे से डेस्क पे बैठा हुआ है, उसके पीछे एक अमेज़ॉन का छोटा सा लोगो लगा हुआ है, और आप वो डेस्क देखेंगे तो आप कहेंगे यार मेरा डेस्क तो इससे बेहतर है। सही, मेरी तो औकात उस वक्त के जेफ बेजोस से ज़्यादा मेरी आज औकात है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हमारे पास हैं वो जेफ बेजोस के पास 2001 में नहीं थी। उस वक्त इंटरनेट शुरू हुआ था, बिस्मिल्लाह हुई थी इंटरनेट की। आज तो हर बच्चे के हाथ में स्क्रीन है, हर बच्चे के पास गूगल मौजूद है, 1 लाख रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि भाई बिज़नेस शुरू करना है तो कैसे करना है, मार्केटिंग करनी है तो कैसे करनी है। तो रिसोर्सेज का मसला नहीं है, अवेयरनेस का मसला है। सही।
अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की, इसकी तरफ भी हम आते हैं जी। और एनआईसी में क्या कर रहे हैं और स्टार्टअप्स किस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ब्रांड क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आप इसको इस वक्त गूगल करें ना, जी। व्हाट इज़ अ ब्रांड, आपको शायद 2000 डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगे, उनमें से कोई भी गलत नहीं है। सही। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस होते हैं कि आपको एक साइंस की डिग्री चाहिए उस डेफिनेशन को समझने के लिए, और कुछ आसान डेफिनेशंस होते हैं। मेरा ख्याल है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था बड़ी मशहूर तरीके से कि अगर आप एक सब्जेक्ट पे महारत रखते हैं तो आपको एक 5 साल के बच्चे को वो सब्जेक्ट समझाना आना चाहिए। आए बाय शायद तो हर कोई कर सकता है, मुश्किल अल्फाज तो हर कोई यूज़ कर सकता है, मगर सिंपल अल्फाज में अगर आप एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें तो आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ महारत हासिल कर ली है या उस सब्जेक्ट पे अबूर है मेरा। तो मैं ये कहूँगा कि ब्रांड मेरी नज़र में बहुत सिंपल डेफिनेशन है। वो ये होता है कि आपके जहन में एक आइडिया, ठीक है, सही, और प्रोडक्ट और ब्रांड में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये चिप्स है और ये लेज़ है, ठीक है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिप्स तो पाकिस्तान में 10 रुपये पाव भी मिलती है, और लेज़ जो है वो 400 रुपये का इतना सा बैग मिलता है। उस चिप वाले के साथ आप जाके नेगोशिएट करते हैं, उस बेचारे को 10 रुपये से तोड़ के आप 9 रुपये पे लेके आएंगे, 8 रुपये, क्योंकि वो उसके पास ब्रांड नहीं है, उसके पास सिर्फ चिप्स हैं। आप उसको बल्कि ये ताना भी देते हैं कि यार तुम क्या लेज़ बेच रहे हो, क्या तुम इतनी कीमत मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। बेचारा जो आम वाला है, जो ठेले पे आप आम ख़रीदते हैं, वो 150 रुपये का आम देता है, आप उससे भी जाके लड़ते हैं, नहीं यार मेरे पास 120 रुपये हैं, तुम मुझे दे दो। अब वो भी बेचारा 30 रुपये अगर कमा रहा है 1 किलो पे, वो रोड पे खड़ा हुआ है, 16 घंटे वो रोड पे गुजार रहा है, मगर उसने ब्रांड नहीं बनाया। सही। आप क्या कोका कोला से जाके ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे 20 रुपये नहीं दूंगा बोतल के, मैं तो 18 रुपये दूंगा। वो दुकानदार क्या बोलता है आपको, यार आगे बढ़े भाई, जब हो 2 रुपये तो बता दीजिएगा। या वो शायद आप पे तरस ले ले और कह ले अच्छा यार आपके 2 रुपये मैं देता हूँ, मगर कोका कोला को तो 20 रुपये जाएंगे। सही। कुछ भी कर लें। तो ये ब्रांड होता है कि जब आप उसके बारे में सोचें, बड़ी क्लियर चीज़ें आपके जहन में आती हैं। सही। तो मैकडोनल्ड्स, आप मैकडोनल्ड्स का नाम सोचें सिर्फ, तो क्या क्या जहन में आता है, वो गोल्डन आर्चेस, एम, ऐसे ही, बिग मैक, फ्रेंच फ्राइज, रोनाल्ड मैकडोनल्ड, वो ड्राउनी सा जो क्लाउन है उनके जो दुकान के बाहर बैठा होता है, जिसके साथ लोग जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके बाथरूम मैकडोनल्ड्स के अमूमन साफ़ होते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक पूरी फ़ौज होती है जो सिर्फ सफाई कर रही होती है बाथरूम्स की। उनका प्ले एरिया जो होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बच्चों का जो किड्स मील होता है। अब ये सारे एलिमेंट्स हैं ब्रांड के, और जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और जितने ज़्यादा मजबूत एलिमेंट्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। अच्छा, ये यहीं से दूसरा हमारा सवाल है जी, वो ये कि ब्रांड बनती कैसे, किस तरह से एक जो जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा सवाल, ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, हमारे यहाँ ये एक गलत फहमी है कि अगर मैंने ब्रांड बनाना है तो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाना शुरू कर दूं, ठीक है, एक फेसबुक पेज बनाऊं, एक इंस्टाग्राम पेज बनाऊं, एक बच्चे को हायर करूं, वो फ़ोटो लेगा, इंटरव्यू करेगा, जिफ बनाएगा, वीडियो बनाएगा, और एक ब्रांड लॉन्च हो जाएगी। ये गलत नहीं है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, बट ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो किस चीज़ पे बना रहे हैं आप पोस्ट? अगर आप एक लिंक्डइन पे पेज बना रहे हैं कंपनी का, किस चीज़ पे बना रहे हैं आप? उसके औकात क्या हैं कंपनी के, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, एक्चुअली सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कंज्यूमर इंसाइट होती है कि आपका जो टारगेट मार्केट है उसको चाहिए क्या। जब आप वो डिटर्मिन कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार मैं एक प्रोडक्ट और सर्विस बनाऊं जो उस मसले को हल करे। तो ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी, कि ब्रांड होगा क्या जब वो बड़ा होगा, क्योंकि आज तो पैदा कर रहे हैं ना ब्रांड, मगर बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा होगा। अगर वो बड़ा होगा तो वो क्या होगा? मर्द होगा, औरत होगी,
सही। किस पढ़ा लिखा होगा, जाहिल होगा, गांव का होगा, देहात का होगा, कराची का होगा, लाहौर का होगा, दुनिया का होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, पीएचडी होगा क्या हमारे भाई की तरह? सही है। या अगर वो पीएचडी होगा भी तो कौन से सब्जेक्ट में होगा? सही। क्या उसकी सोच होगी, क्या रुझानात होंगे, क्या पसंद करेगा, किस चीज़ से नफरत करेगा, उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, पर्सनैलिटी क्या होगी? तो ये पूरा ब्रांड का एक आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है। जिसको आप रोड मैप बोलें, चाबी बोलें, लैडर बोलें, बहुत सारी कंपनीज़ के मुख्तलिफ नेम्स होते हैं इसके लिए, मगर एक थॉट प्रोसेस ज़रूरी है सही है कि ब्रांड जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा। क्योंकि जब आप पोस्ट और मार्केटिंग प्लान और उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे तो कोशिश ये होती है कि ये आर्किटेक्चर वहाँ ज़िंदा किया जाए। सही। वरना क्या होगा कि आप एडवर्टाइज़ कुछ और कर रहे होंगे और ब्रांड बनाना कुछ और हो रहा होगा। सही है। फिर आप नहीं डिफाइन करेंगे, फिर मार्केट बताएगी कि ब्रांड क्या है। ब्रांड क्या है। ठीक। तो ये चैलेंज है, ये जो स्टेप है ना ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, ये लोगों को आता ही नहीं है पाकिस्तान में, सही। और ना किसी को शौक़ है, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत ज़ोर लगता है। यहाँ पे जो है ना मोच आने के चांसेस आ जाते हैं कि यार बहुत सोचना पड़ेगा, तो कहते हैं यार छोड़ो, ना क्लाइंट को चाहिए जो बना रहा है ब्रांड, ना उसको चाहिए, ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चाहिए। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा ब्रांड की शनाख्त, आइडेंटिटी, ये जी। कैसे बनती, थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देखो, ओवरव्यू सर, दीजिए। ब्रांड आइडेंटिटी के 5-6 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ब्रांड कैप्सूल। ब्रांड कैप्सूल वो 3-4 अल्फाज होते हैं जो आप चाहते हैं कि ग्राहक के जहन में फिक्स हो जाए सही। आपके ब्रांड के बारे में। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे नाइकी जो जूता है, जी जी, नाइकी का एक बड़ा मशहूर टिक मार्क है। ठीक है जी। उसके पीछे जो एटीट्यूड है वो कहता है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, सोचो नहीं, बिंदास ज़िंदगी गुजारो। सही। ठीक है। अब उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए नाइकी ने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए हैं सही। पिछले 40-50 सालों में, ताकि ये ओनरशिप उनको मिले। सही। कोका कोला क्या बोलता है? ओपन हैप्पीनेस। जिलेट क्या बोलता है? द बेस्ट अ मैन कैन गेट। जिलेट को ख़रीदा था प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने कोई 10-15 साल पहले, और कोई मेरा ख्याल है कोई $20 बिलियन दिए थे जिलेट को ख़रीदने के लिए, मगर उनको फैक्ट्रियों से मतलब नहीं था, लोगों से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ ये बेस्ट अ मैन कैन गेट जो ब्रांड कैप्सूल था वो उनको चाहिए था। ठीक है। उसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए। तो ये होता है ब्रांड कैप्सूल। सही। ठीक है जी। दूसरा होता है ब्रांड पोजिशनिंग। सही। ब्रांड पोजिशनिंग में 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है टारगेट ऑडियंस, कि मैं कौन से ग्राहक से बात कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि आप ऐसा ब्रांड नहीं बना सकते जो सबसे बात करे, हो ही नहीं, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है ब्रांड। ठीक है ना। दूसरा उसका जो टारगेट ऑडियंस के बाद आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये है क्या चीज़। तो फ्रीटो लेज जो है, क्या वो एक चिप है, या वो एक स्नैक है, या वो एक फूड है, सही। क्या चीज़ है, किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका एक बड़ा मशहूर एग्जांपल है, चंद साल पहले आपको शायद याद होगा, कोका कोला ने एक नई कैंपेन चलाई थी जालिमा की। उन्होंने चाय को टारगेट किया था। जी। उन्होंने कहा था जालिमा कोका कोला पिला दे, याद है आपको? जी सही। बड़ी हिट हुई थी, बड़ी लोगों ने बातें की थी उसके बारे में। फिर बहुत सारी कंपनियों ने जालिमा के रिलेटेड कैंपेन्स बनाए थे, वो एक कल्चर का हिस्सा बन गई थी चंद दिनों के लिए। उसकी जो है ना सोच, आप ज़रा समझिए, सोच ये थी कि पाकिस्तान में हम चाय के जनूनी हैं। ठीक है ना। एवरेज कंजम्पशन ऑफ चाय इन पाकिस्तान इज़ 30 कप्स पर मंथ, एवरेज। अब कुछ अजीब लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते, ठीक है ना, उनको हम बड़ी बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं कि आप कैसे आदमी हैं यार, चाय नहीं पीते आप। मगर एवरेज आदमी 1 कप तो पीता ही पीता है, और अगर आप मुझ जैसे हैं तो आप एवरेज के दूसरी तरफ चले जाते हैं, दिन के 3-4 कप हो जाते हैं। कोका कोला जो है, या एनी उस किस्म की कोई भी बेवरेज, महीने में 4 दफ़ा पी जाती है सिर्फ। अब ये सोचिए कि अगर मैं चाय की एक इस्तेमाल को तोड़ दूं और उसको मैं कोक पे ले आऊं, तो चाय को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, 30 से 29 ओकेजन पे आ गई। मगर कोक 4 से 5 पे चली गई, तो कोक की तो 25% वॉल्यूम बढ़ गई ना, चाय का तो 3% कम हुआ, कोक 25% बड़ा हो गया।
तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोक ने कहा कि हम कोल्ड बेवरेज नहीं है, हम बेवरेज हैं। तो हम चाय से भी लड़ सकते हैं, कॉफ़ी से भी लड़ सकते हैं, दूध से भी लड़ सकते हैं, रूअफ़ज़ा से भी लड़ सकते हैं। हम पूरे कैटेगरी के बादशाह बनना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कैंपेन मेरी नज़र में उन्होंने चलाया। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरा होता है बेनिफिट। एक्चुअली जो कंज्यूमर का जो मसला हल हो रहा है वो क्या है। तो कोका कोला ये नहीं कहता है कि आप पिएं और आपकी प्यास कम हो जाएगी। हालांकि कोई भी चीज़ पीने का मकसद प्यास बुझाना होता है। कोका कोला कहता है कि जब आप मेरी बोतल खोलेंगे तो आप खुशियाँ खोलेंगे। सही, ठीक है ना। अब ये तो नहीं कहते कि मेरे कोक की बोतल में 16 चम्मच चीनी भरी हुई है इसलिए आपको जो है ना टेम्परेरी एक मेंटल फिक्स मिल जाएगा, आपको शुगर हाई मिलेगा, आपको उसकी वजह से आपकी खुशी में इजाफा होगा। वो ये कहते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि यार कोका कोला अपने दोस्त के साथ शेयर करो, अब फलानी लड़की के साथ शेयर करो, अपने दादी के साथ शेयर करो, क्योंकि इस तरह खुशियाँ बढ़ती हैं। इसका बताइए ये काली बोतल के साथ क्या ताल्लुक़ है? हमारे जहन में ताल्लुक़ है। जी जी। 100 साल से कोका कोला ये बात कर रहा है, तो हम अब उस पर यकीन करते हैं। और कोक जो है ना, पहले 3 अल्फाज में से है पूरी दुनिया में जो बच्चा बोलता है जब बड़ा होता है। माँ, बाप, कोक। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। हर तबके का बच्चा बोलेगा, अमीर गरीब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ब्रांड आइडेंटिटी में ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। उसके अलावा पर्सनालिटी भी है, वैल्यूज़ भी हैं कि अगर ब्रांड इंसान होता और अभी वो दरवाजे से चल के अंदर आता तो उसकी क्या नौइयत होती, कैसा होता वो। क्योंकि उस इंसान के अल्फाज अब आपने यूज़ करने हैं पोस्टिंग में। अब एक फॉर एग्जांपल मौलवी ब्रांड है, ठीक है, वो कहता है कि जी अल्लाह रसूल कुरान पाक हदीस, कभी वो अपने इश्तिहार में लड़कियां नहीं दिखा सकते क्योंकि वो उनके ब्रांड के ख़िलाफ़ है। अगर वो मौलवी ब्रांड ये हरकत करने शुरू हो जाएगा तो लोग कहेंगे पागल हो गए, क्या हो गया इनको। उसी तरीके से अगर एक बहुत मॉडर्न ब्रांड है जो लेट्स से अमेरिका से आया हुआ है, उसमें आप कभी भी नहीं देखेंगे वो कुरान शरीफ दिखाएंगे या वो पीछे अजान की आवाज़ दिखाएंगे, वो है ही नहीं, उनके कल्चर में ही नहीं है। तो इसलिए जब रमज़ान में जब ये अमेरिकन ब्रांड्स एडवर्टाइज़ करते हैं कि भाई ये करो और फलाना करो और वो मेरे लिए तो बहुत ही अजीब लगता है कि भाई आप पेप्सी हैं, आपका इससे क्या ताल्लुक़। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो इफ्तार है वो पेप्सी से किया जाए, क्यों, उससे ताल्लुक़ क्या है आपका। सही। तो इसलिए वो कामयाब ही नहीं होते हैं इस मसले में। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कोई चीज़ ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है तो कौन सा स्टेज है जब हम कह सकते हैं कि जी ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है, अब ये वो स्टेज है जिसे हम ब्रांड कह सकते हैं। इसमें 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है अवेयरनेस। सही। अवेयरनेस से मुराद ये है कि कितने लोग मेरे ब्रांड के बारे में जानते हैं। ठीक है, सिर्फ जानना ज़रूरी है। तो जब आपकी अवेयरनेस 70%, 80% से ऊपर हो जाए तो आप सेफली कह सकते हैं कि मेरा ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कनेक्शन। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप ब्रांड के बारे में जानते हैं मगर आपका उससे कोई रुझान नहीं होता है। सो आपके लिए वो ब्रांड नहीं है, वो एक ब्रांडेड कमोडिटी है। सही। अगर आपका कोई पर्सनल कनेक्शन बन रहा है ब्रांड के साथ तो वो आपके लिए ब्रांड है। ठीक। वो भी मेजर किया जाता है रिसर्च के थ्रू कि कितना लोग कहते हैं ब्रांड फॉर मी। अगर आप ये रिसर्च में सवाल बाज़ाब्ता पूछा जाता है कंज्यूमर से कि कितने लोग इत्तेफाक करते हैं स्टेटमेंट के साथ कि ये ब्रांड मेरे लिए है। सही। ठीक है ना। तो अगर आप इस वक्त फॉर एग्जांपल कुछ बहुत बड़े बड़े बैंक हैं पाकिस्तान में, अगर आप यंग लोगों से पूछें कि ये बैंक क्या आपके लिए है, कहते हैं नहीं, ये क्योंकि ये मुझे जानते ही नहीं है, ये मुझसे बात ही नहीं करते हैं, ये तो मेरे बाप से बात करते हैं, उस जनरेशन से बात कर रहे हैं। मेरी एक बैंक के एमडी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ अजीब अजीब बातें की मीटिंग के दौरान। तो मैंने उनसे कहा कि देखें सर, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले 10 से 15 साल में आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे हल होगा? मैंने कहा आपका बैंक बंद हो जाएगा।
क्योंकि आपके सारे कस्टमर या तो फौत हो चुके होंगे या रिटायरमेंट ले चुके होंगे, उनकी इनकम ख़त्म हो चुकी होगी, और कोई नया कस्टमर तो आपके पास आ नहीं रहा क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। सही। तो ये एक सेकंड लेवल पे मैं कहूँगा कि मेजरमेंट का एक तरीका है कि वो ब्रांड आपसे कितना करीब है। और तीसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा कमाना। अच्छा ब्रांड ज़्यादा पैसे कमाता है क्योंकि उससे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आपने लेना है तो भाई देखें, नाइक या एडिडास या प्यूमा, ये जो ब्रांड्स हैं, अगर आप ओरिजिनल जाके ख़रीदने की कोशिश करें तारिक रोड पे तो 20,000 रुपये का आपको जूता मिलेगा। अब कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो 20,000, 30,000, 40,000 तक का जूता रखा हुआ है दुकान के अंदर? कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं? उसी दुकान के साइड में उसकी ए कॉपी भी मिलेगी 8,000 रुपये की, बी कॉपी भी मिलेगी 4,000 रुपये की, सी कॉपी भी मिलेगी 800 रुपये की। क्योंकि देखें, जो गरीब आदमी है उसका दिल तो है ना, बेचारे के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो है। तो कहता है यार मैं भी तो नाइक में बिलीव करता हूँ यार, मैं ये जस्ट डू इट जो है ये तो मेरा भी एटीट्यूड है। अब मैं 40,000 तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं ख़रीद सकता ये जूता, मगर ये वाला तो मैं ले सकता हूँ ना। तो ये होता है ब्रांड कि भाई अब वो 40,000 पे कितना कमा रहा होगा नाइकी, 20,000 रुपये तो कमा रहे होंगे क्योंकि चमड़ा तो वही है। जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो पूरा जूते की कॉस्ट 1,000 रुपये से ज़्यादा तो है नहीं। जो सी वाला है उसमें उसकी कॉस्ट 200 रुपये, तभी तो 800 रुपये में बिक रहा है। पैसे तो हर लेवल पे लोग कमा रहे हैं, मगर जो कमाई का जो लेवल है वो ब्रांड का बहुत ज़्यादा है। तो ब्रांड प्रॉफिट कमाता है 70%, 80% प्रॉफिट होता है। तो इसलिए फिर वो मार्केटिंग पे भी लगाते हैं। तो अक्सर एक इल्ज़ाम आता है मार्केटिंग पे कि तुम लोगों की मार्केटिंग एक्सपेंस की वजह से प्राइस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, प्राइस ज़्यादा है तो मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि उसी पैसों में से आप खर्च करते हैं, 5% 10% आप मार्केटिंग पे लगाते हैं। अच्छा, ये तो आपने ब्राइट साइड इसकी बताई ना कि सक्सेसफुल जब होता है तो। जी, अगर फेलियर की तरफ जाते हैं तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी ब्रांड को फेलियर की तरफ ले जाते हैं? काफ़ी चैलेंजिंग सवाल है क्योंकि अक्सर लोग अपने फेलियर्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त में कमी हो जाएगी। मगर अमेजिंग बात यह है कि दुनिया के जो सबसे बड़े फेलियर्स हुए हैं वो बहुत बड़ी कंपनियों ने बोंगियाँ मारी हैं। मेरी नज़र में जो नंबर 1 फेलियर ऑफ अ ब्रांड हुआ है वो कोका कोला ने जब 1980s एंड 80s अर्ली 90s में लॉन्च किया था, कॉल्ड न्यू कोक। ठीक है, उन्होंने प्रपोज़ल ये दिया था कि हम एक अपनी ट्रेडिशनल कोका कोला को चेंज करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू ड्रिंक जो ज़्यादा मीठी है, क्योंकि उस वक्त पेप्सी का रुझान बढ़ रहा था, पेप्सी चढ़ाई पे था और कोका कोला बैकफुट पे चला गया। उन्होंने एक क्लासिक गलती की, लाखों डॉलर उन्होंने खर्च किए रिसर्च के ऊपर। कस्टमर से ये पूछा कि आपको ये नया कोक अच्छा लगता है या ये पेप्सी अच्छा लगता है। लोगों ने फैसला दिया कि हमें ये नया कोक अच्छा लगता है। उनको ये नहीं बताया गया कि आपका नया कोक जो है पुराने कोक को ख़त्म कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। उन्होंने सोचा एक नई ड्रिंक है जो कोक के साथ बिकेगी, तो बड़े धूमधाम के साथ कोक ने लॉन्च किया और उस दिन पेप्सी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ऐड निकाला, कोका कोला शुक्रिया, आपने अपने पैरों पे दोनों बैरल के साथ फायर कर दिया है। और हुआ वही, विद इन 1 और 2 मंथ्स न्यू कोक के साथ ओल्ड कोक उनको वापस लानी पड़ी। बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट हुए यूएस के अंदर, लाखों लोग सड़कों पे निकल आए ये कहने के लिए कि मेरे कोक को हाथ मत लगाना, डोंट टच माई कोक। दिस वॉज बिकॉज उन्होंने ये समझा ही नहीं कि कोक का अमेरिकन कल्चर के साथ वो जो मिक्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बेसबॉल, चेरी पाई एंड कोका कोला, ये 3 चीज़ें हैं जो अमेरिकन फ्लैग के साथ अमेरिकन कल्चर का हिस्सा है, इसको आप हटा नहीं सकते। 3 महीने तक कोका कोला कंपनी लड़ती रही इससे, नहीं, क्योंकि उनका जो CEO था उस वक्त ही वॉज
मैरिड टू द आइडिया, उसका अपना ब्रेन चाइल्ड था, तो उसने कहा नहीं मैं तो करवा के रहूँगा। 3 महीने के अंदर उनको रीलॉन्च करना पड़ा कोक। उसको उन्होंने नाम दिया कोक क्लासिक। तो कोक क्लासिक भी मौजूद था शेल्फ पे और न्यू कोक भी शेल्फ पे मौजूद था। और 9 महीने के बाद फाइनली कोका कोला ने कहा नहीं भाई ये ख़त्म करो, मुसीबत के अजियत में हम पड़ गए। और वो CEO साहब ने फाइनली माना कि नहीं मुझसे गलती हो गई। उन्होंने न्यू कोक ख़त्म किया, क्लासिक कोक का नाम चेंज हुआ, वापस कोक हो गया। मगर यू आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत बड़ा लॉस पिछली सदी में। तो आजकल के ज़माने में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस, क्योंकि एक एरोगेंस थी, एक अक्कड़ थी कि नहीं हम कोक हैं, हम कुछ भी करवा सकते हैं। इसी तरह से अब मैं कोक की जब मैंने इतनी बजाई है तो पेप्सी की भी बात कर लेते हैं। पेप्सी ने लॉन्च किया था क्रिस्टल पेप्सी, सफ़ेद पेप्सी ड्रिंक, क्लियर जैसे 7 अप, वो भी 80s में लॉन्च की। ओ मैसिव फ्लॉप, मैसिव फेलियर। लोगों ने कहा भाई पेप्सी काली ड्रिंक होती है, ये क्या आप लेकर आ गए हैं, इसका तो कोई मकसद हयात ही नहीं है। फोर्ड मोटर कंपनी, ठीक है, उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की 60s में जिसका उन्होंने एक बहुत बड़ा कंपटीशन किया नेशनल लेवल पे कि लोग नेम सजेशंस भेजें। पता नहीं कितने 2 लाख लोगों ने नाम भेजे और बड़ा नेशनल लेवल पे वो ज़माने अखबारों में चलते थे कंपटीशन। एंड में फोर्ड साहब ने फैसला किया कि नहीं यार मैं तो गाड़ी का नाम रखूँगा एडसेल। एडसेल मेरी बेटी का नाम है। पूरी पब्लिक उनके खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा यार आपने ये नाटक क्यों करवाया, पिछले 3-4 महीने से आप लोगों से नाम ले रहे हैं और कंपटीशन चला रहे हैं और ये और वो वोटिंग करवा रहे हैं आप लोगों से, और फिर आपने अपनी बेटी का नाम रख दिया। गाड़ी फेल। शेवरोले ने एक गाड़ी लॉन्च की, अगेन ये 70s 80s की बात है, जिसका नाम था वेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स कार थी, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइन, पोर्शा के मुकाबले में उन्होंने एक गाड़ी बनाई। सिर्फ एक मसला था, उस लफ्ज़ का मतलब स्पेनिश में कुछ और निकलता था। उसका मतलब था नहीं चलेगी। अब आप कोई गाड़ी ख़रीदेंगे जिसका नाम है नहीं चलेगी, तो ज़ीरो सेल, पूरे साउथ अमेरिका में ज़ीरो सेल, यूरोप में आधे ममालिक में स्पेनिश समझी जाती है, बोली जाती है, ज़ीरो सेल। फाइनली उन्होंने कहा यार ये हमसे बहुत बड़ी बोंगी हो गई है ना, क्योंकि एक एरोगेंस आ जाती है ना कि भाई हम सही, हम जानते हैं, पूरी दुनिया को हम बताएंगे। तो ये एरोगेंस जो है ना सबसे बड़ी रीज़न ऑफ फेलियर है। और उसके साथ साथ कंज्यूमर इंसाइट जब आप लेने जाते हैं ना कि कंज्यूमर क्या चाहता है, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत ये है कि यार मेरे जहन में जो जवाब है ना वो मैंने निकलवाना है कंज्यूमर से, हो तो सकता है मगर उसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा। ठीक। जब अब आपका जो इतना वेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा आपने बाकायदा देखा भी, बहुत से ब्रांड्स के साथ रहे, फिर पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रहा, अब बहुत से ब्रांड्स को इस्टेब्लिश आप कर चुके हैं। जो थोड़ा सा अपने इस तजर्बे के हवाले से बताइएगा कि जो ब्रांड्स आपने इस्टेब्लिश किए उनकी कुछ केस स्टडीज़, उनके कुछ हालात हमारे नाजरीन को पता चले। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मैंने 2 ब्रांड्स लॉन्च किए हैं जिनकी सेल पहले साल में 1 अरब रुपए से ज़्यादा हो गई थी। मैं सिर्फ पाकिस्तान का बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहना कि मैं US में मैंने ये किया या कनाडा में मैंने वो किया, उसका कोई मतलब हमारी ऑडियंस से कुछ ज़्यादा डजंट मेक सेंस। एक ब्रांड था बिस्किट का, ठीक है। अब बिस्किट कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है। हर साल तकरीबन बिस्किट की वॉल्यूम जो है जो बिकता है पाकिस्तान में 25 से 35% ग्रोथ आती है। अब आप पूछें कि क्यों आती है भाई, बिस्किट में क्या खूबी है, तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जिस वजह से ये बढ़ रहा है। उसका जो मेन रीज़न वो ये है कि जो गरीब आदमी है वो अब दिन का कम से कम 1 वक्त का खाना बिस्किट और चाय से करता है। एक 10 रुपए का पैकेट लिया बिस्किट का, एक 15 रुपए की चाय ली, 25 रुपए में उसका काम हो गया। पहले वो रोटी और दाल खाता था, मगर अब सिर्फ रोटी और दाल की कीमत 70-80 रुपए हो गई है। तो आपका जो रिक्शा वाला, बस वाला, जो डेली वेजेस वाला वर्कर है वो तो नहीं 80 रुपए खर्च कर सकता है एक लंच के ऊपर, तो वो बिस्किट और चाय पे गुजारा कर रहा है। तो बिस्किट का बहुत बड़ा रुझान है पाकिस्तान में।
अब सबसे बड़ा बिस्किट का जो ब्रांड पूरे पाकिस्तान में है वो है सुपर, इंग्लिश बिस्किट्स का ब्रांड जो है। और सुपर तकरीबन पूरी बिस्किट कैटेगरी का आधा सेल जो है ना सुपर का होता है, 50%। बहुत बड़ा ब्रांड है। और मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों में कम से कम 5-6 कंपनियों ने 7-8 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सुपर को तोड़ने के लिए, सिर्फ सुपर को तोड़ने, हिट करने के लिए डायरेक्टली। तो सुपर जैसा बिस्किट, सुपर जैसा बिस्किट, हर बिस्किट फेल, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हेड ऑन टारगेट किया सुपर को कि हमने इसको हिट करना है। अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है इंग्लिश बिस्किट वाले, उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हर साल, ताकि आप सुपर के अलावा और कुछ ले ही ना। ठीक है ना, आप, आपकी बेगम, आपके जहन में फिक्स हो गया कि भाई अगर मेहमान आता है सुपर खिलाना है, बच्चे आते हैं सुपर देना है, लंच में देना है तो सुपर देना है, क्योंकि एक एक्सेप्टेड चीज़ है। अब मैं उस वक्त जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो एक काफ़ी छोटे प्लेयर थे, उनके पास कुछ ब्रांड्स थे, मगर हमने फ़ैसला किया कि हम सुपर को एक टारगेट करते हैं। ठीक। तो पहला कदम ये था कि हमने सुपर के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की कि भाई जो लोग इस्तेमाल करते हैं सुपर वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब आप उन लोगों से पूछें तो वाह 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 वाह, बेहतरीन बिस्किट, बेहतरीन बिस्किट। नहीं, कोई तो खामी होगी, कोई तो कमज़ोरी, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो नहीं। अब आप खुरचते जा रहे हैं ना, आप ढूंढते जा रहे हैं। हाँ जी, कभी कभार जो है ना वो टूटा हुआ निकलता है, सही है। अब जब मैं बिस्किट खोलती हूँ, अमूमन हाउसवाइफ खोल रही होती है, कहती है वो जब मेहमान आते हैं तो आधे बिस्किट टूटे हुए होते हैं, तो मुझे 2 पैकेट खोलने पड़ते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वो ज़ाया नहीं होते, बच्चे खा लेते हैं, मगर मैं उस वक्त जो है ना 1 पैकेट से मेरा काम नहीं चलता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कभी कभार जो है ना वो थोड़ा कच्चा निकलता है, थोड़ा सा पीला होगा या थोड़ा सा जला हुआ होगा, उसके एजेस काले हुए हैं, मगर वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि आदत बनी हुई है ना। अब हमने कहा अच्छा चलो कुछ तो हमें मिला। ये वजह कि वो दिखाते हैं ना कि स्वेटर में एक धागा निकला होता है तो आप धागा खींचना शुरू करते हैं। तो फिर हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। हमने मेरा ख्याल है कोई 14-15 डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किए। हमने उसमें चॉकलेट भी डाला, ज़ीरा भी डाला, अंडा भी डाला, कद्दू, टमाटर, भिंडी, मतलब हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं, ऑरेंज स्लाइसेस, हर चीज़ हमने टेस्ट की। फिर हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली। पाकिस्तान में अगर किसी भी खाने को आपको ज़रा आला बनाना होता है तो आप उसमें क्या डालते हैं? इलायची। हमारे जो मीठा चावल होता है उसमें इलायची डली होती है। आप चाय में अगर आप इलायची डालते हैं तो उसका वाह 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 हो जाती है। बिरयानी में लोग इलायची डालते हैं एक स्पेशल टेस्ट के लिए। तो हमने एक इलायची वाला भी बिस्किट ट्राई किया और वो बड़ा हिट हो गया हमारे कस्टमर्स के साथ। तो हमने किया एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं इन होम प्लेसमेंट, कि लोगों को जाके बिस्किट दिया घर पे, आप खाएं, आप आजमाएं और हमें फीडबैक दें। फिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम उनसे जाके पूछते थे हमने जो बिस्किट दिया था वो कैसा लगा आपको, तो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। फिर हमने बैठ के मार्केटिंग डिज़ाइन की, इसकी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई कि यार सुपर से ऊपर क्या होता है। मतलब सुपर तो वैसे ही इतना अच्छा नाम है, इतना बड़ा, सुपर से ऊपर स्पेशल चाय, स्पेशल बिरयानी, उसमें इलायची डली हुई होती है। हमने कहा चलो नाम हम स्पेशल देते हैं, ठीक है। उसको हमने रजिस्टर किया, उसका पूरा डिज़ाइन हुआ, डब्बा शब्बा डिज़ाइन हुआ, बिस्किट बना। बिस्किट हमने जानबूझ के थोड़ा सा मोटा बनाया, और बिस्किट में वज़न से बिकता है बिस्किट। 10 रुपए का बिस्किट आपको एक ज़माने में हमारे बचपन में 120 ग्राम 140 ग्राम का बिस्किट मिलता था। इतने बड़े बड़े बिस्किट होते थे। आजकल आपने देखोगे इतने बड़े बिस्किट मिलते और बिल्कुल इतने पतले, क्योंकि 10 रुपये से आगे हम बढ़ नहीं सकें और महंगाई बढ़ गई है, तो सारे मैन्युफैक्चरर्स ने साइज़ छोटा कर दिया, वज़न कम कर दिया। हमने इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा रखा, 68 ग्राम के बजाय 72-73 ग्राम रखा, और हमने इलायची ओरिजिनल फ्लेवर यूज़ किया। और आप यकीन करें, अच्छा सा एक ऐड कैंपेन बनाया, मेरा ख्याल है चंद पैसे उसके पीछे लगे थे, ऐसा नहीं कि फ्री में हुआ था। पहले 10 महीनों में 1 अरब रुपए की सेल हुई। और आपको पता है कैसे आपको पता चलता है कि आपने जो काम किया है उसका असर हुआ है? जब जो मार्केट लीडर है वो आपके प्रोडक्ट को कॉपी करना शुरू कर दे ना, तो आपको पता है कि आपने ब्रांड खड़ा कर दिया। 10 महीने के बाद सुपर ने सुपर विद इलायची लॉन्च कर दिया।
और हमने अपने आप को थपकी दी। हमने कहा भाई चलो, बॉस ने अगर ये काम किया है इसका मतलब है हमने कुछ हिट किया है उनको, ठीक है। इत्तेफाक से फिर क्या हुआ, एक नए उस कंपनी में नए CEO आए। उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हमें इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग करनी है। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट पतला भी कर दिया, और तो वो उसके टूटने शुरू हो गए। और इलायची का उन्होंने 2 नंबर फ्लेवर यूज़ करना शुरू कर लिया, नॉट द ओरिजिनल फ्लेवर। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो 1 अरब से 40 लाख पे आ गया 1 साल के अंदर। अभी भी बिक रहा है, बट वो जो एक अमेजिंग वाओ लॉन्च हुआ था वो कामयाब नहीं हुआ। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 अरब रुपए की सेल जनरेट करना, अगर आप मेहनत करें तो ये हो सकता है। मैं आपको एक दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी जो मुख्तलिफ टॉफ़ियाँ बेचती थी, ठीक है, अमरूद, आम, कोकोनट, जो नॉर्मल पाकिस्तान में चलने, ऑरेंज, ये चलने वाले फ्लेवर हैं। अब मसला क्या है कि आपने अगर अमरूद का फ्लेवर है वो बेच रहे हैं आप, उसका आप इश्तिहार बना नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी सेल इतनी है ही नहीं कि आप एक प्रोडक्ट के लिए आप इश्तिहार बनाएं। इसकी 20 लाख की सेल है, उसकी 18 लाख की सेल है, उसकी 22 लाख की सेल है। आप क्या करेंगे? क्या 10 मुख्तलिफ ऐड बनाएंगे? बहुत महंगा पड़ेगा। जितने की सेल नहीं है उतने का ऐड बनेगा। तो मैंने क्या किया कि एक मास्टर ब्रांड बनाया, ठीक है। उस ब्रांड के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए और उस ब्रांड को हमने लॉन्च किया, और वो 1 साल के अंदर वो जो टोटल सेल मेरा ख्याल है कोई 60 लाख के करीब थी, नहीं सॉरी 60 करोड़ के करीब थी टोटल, वो 1 अरब क्रॉस कर गई। क्योंकि अब हमने ऐड बनाया और कहा बाय द वे इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट भी है, इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट भी है। आपने स्ट्रॉबेरी लॉन्च किया, इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। तो पूरा ब्रांड जो है ना वो ग्रो कर गया। तो ये होती है ब्रांड स्ट्रेटजी। इस तरह ब्रांड लॉन्च किए जाते हैं और बिल्ड किए जाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे जी, वो ये कि हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में हैं, थोड़ा सा अपने इस इंक्यूबेशन सेंटर का हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को तारुफ करवाएं कि यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती है और बिज़नेस कम्युनिटी इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है। ये आपने मेरी दुखती रग के ऊपर जो है ना पाँव रख दिया, हाथ भी नहीं लगाया आपने, बिल्कुल मतलब पैर रख दिया आपने। हमारे यहाँ मसला क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्चुअली है क्या चीज़। लोग ये समझते हैं कि भाई बिज़नेस अगर मैंने करना है तो ठीक है, मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, मगर फिर वो बिज़नेस मेरा होगा, मैं उसका मालिक हूँगा। 90% कम अज़ कम मेरा होना चाहिए, अगर 100% नहीं तो, और वो जिसका भी आइडिया था वो मेरा मुलाजिम बन जाए। ठीक है, ये 19वीं सदी की सोच है, 20वीं सदी की भी नहीं। हम 21वीं सदी में बैठे हैं। हमारे यहाँ बिजनेसमैन क्या बोलता है, यार ऐसा करो, ये बिल्डिंग ख़रीद लो, इससे किराया मिलेगा 17%, 18%, 4%, जो भी है किराया मिलेगा। लोग गाड़ियाँ ख़रीद के अपने ड्राइववे में खड़ी कर देते हैं कि इसके ऊपर ऑन मिलेगा 2 लाख रुपए का। अरे यार खुदा के वास्ते यार, गाड़ी है, मतलब ये आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप लोगों से कहें ना कि गाड़ी पे ऑन, तो आप पे हंसना शुरू कर देंगे। आप सब वो समझेंगे आप मजाक कर रहे हैं उनके साथ। ऐसा कहीं नहीं होता है अलावा पाकिस्तान के। अच्छा जी, उसकी वजह से क्या है, पीछे से सप्लाई गाड़ियों की नहीं आती है, क्योंकि इन्वेस्टर ने लेके रखे हुए अपने गराज के अंदर। अगर आपको आज चाहिए ले लें, मेरे पास है। अजीब सी बात। और ये कौन कर रहा है? डॉक्टर, लॉयर, मतलब प्रोफेशनल लोग जो पार्ट टाइम इन्वेस्टर हैं वो ये काम कर रहे हैं। NIC क्या करता है? NIC उन लोगों को सपोर्ट करता है जिनके पास एक आइडिया है और वो उस आइडिया को एक अमली जामा देना चाहते हैं। अब इस आइडिया मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो सबसे पहला कोहोर्ट था NIC का 3 साल पहले, उस कोहोर्ट के अंदर बाइकिया मुनीब मायर साहब शामिल थे। उन्होंने बाइकिया हमारी मदद के साथ खड़ा किया है और आज अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला मुनीब को और उसकी टीम को बहुत तरक्की दे। बहुत अच्छा आदमी है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। मगर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है, 90,000 जॉब उन्होंने क्रिएट किए कराची के अंदर।
सिर्फ जो कराची में। जो बाइकिया के जो राइडर्स हैं, जिनको, और ये लोग हैं जिनके पास आमदनी का और कोई तरीक़ा नहीं है। ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या कुछ। ये वो लोग हैं जिनकी फैमिली चल रही है उस बंदे की मेहनत के ऊपर। बंदे के पास बाइक है, 20,000 रुपये की उसने थर्ड हैंड बाइक ली हुई है, मगर महीने के 30,000 रुपये कमा रहा है इज़्ज़त के साथ। कितनी बड़ी बात है। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पैक्ट। ठीक है, दूसरी तरफ एक तरफ तो जॉब्स, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट। बाइकिया ने तकरीबन, मेरा ख्याल है अब तक कोई $20 मिलियन बाहर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है बाइकिया की वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हर रोज़ आजकल अखबारों में आ रहा है इस कंपनी ने $17 मिलियन रेज़ किए बाहर से। अभी एक ताजर नाम की कंपनी है जो रिटेल में काम कर रही है, उन्होंने, एक अमेरिकन कंपनी है क्लाइनर पर्किंस, उन्होंने $17 मिलियन डाले हैं इस कंपनी के अंदर। पाकिस्तानी कंपनी, अमेरिकन इन्वेस्टर। मगर हमारा लोकल तबका इस बात को समझ नहीं रहा है, परेशान है। बाय द वे हमारे लोकल लोग जो है ना, बड़े परेशान, बड़े बड़े ग्रुप्स बहुत, उनको मतलब यूं हिल रहे हैं बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। उनको ये दिख रहा है कि यार ये ट्रेन जो है ना, ये टेक्नोलॉजी की ट्रेन जो है जा रही है, इसमें बड़ी लाइटें भी हैं, मौसीकी भी आ रही है, अच्छे अच्छे लोग उतर रहे हैं अब चढ़, हमें टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। परेशान है बेचारे। मगर जब तक ये सोचते रहेंगे ना, गोरे इन्वेस्टर आके आपकी सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके, आप आज वो $5 मिलियन डाल रहा है, 5 साल बाद आप देंगे उसको $20 मिलियन कि चल यार ये कंपनी में मुझे हिस्सा दे दो। उस वक्त आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि गोरे ने वैलिडेट कर दिया है आपके लिए, यार ये गोरा कुछ पागल तो नहीं है ना। गोरे जो सिलिकॉन वैली बनी हुई है, और जो यूके का जो इन्वेस्टर है, और जो मतलब अजीब व गरीब जगहों से हमारे यहाँ पैसे आ रहे हैं आजकल, सऊदी अरब से, यूएई से, लंदन से, हर जगह से पैसे डल रहे हैं। हर रोज़ आप खबर पिछले एक हफ्ते की देखें, $6 मिलियन, $7 मिलियन, $3 मिलियन, $20 मिलियन, मतलब एक भौचार चल रही है माशाल्लाह से। पिछले 6 महीनों में $100 मिलियन के लगभग, कुछ लोग कहते हैं 85 मिलियन, कुछ लोग कहते हैं 120 मिलियन, बट $100 मिलियन पाकिस्तान में आ चुके हैं स्टार्टअप्स के अंदर। $100 मिलियन, कितना बड़ा रकम है यार। और हमारे लोकल लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं ख़ुद लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि भाई मैं ये पैसे डालने के लिए तैयार हूँ स्टार्टअप में, मगर मुझे 80% चाहिए उस कंपनी का। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये बंदा जिसने ये स्टार्टअप बनाया है वो मेरी ग़ुलामी में आ जाए अगले 20 साल के लिए, क्योंकि वो बेच तो पाएगा नहीं अपना शेयर और आप उसको छोड़ेंगे नहीं। मगर ये जो क्लाइनर पर्किंस अगर आता है, या कोई भी सिकोया कैपिटल आता है, या बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, वो लेते हैं 10%, 15%, 20%, क्योंकि उनको पता है कि जो फाउंडर है उसको मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। फाउंडर शुड रिमेन द मेन शेयर होल्डर, ताकि जब वो एग्ज़िट करे। अभी आपने सुना होगा ज़मीन.com, उनके जो ओनरशिप कंपनी है कॉल्ड EMPG, इमर्जिंग मार्केट्स प्रॉपर्टी ग्रुप, वो बिकी है फॉर ओवर $1 बिलियन। और किसने ख़रीदा है? साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है नास्पर्स के नाम से। तो OLX, ज़मीन, बयूथ दुबई में, और एक और कंपनी है उनकी मिडल ईस्ट में कहीं पे, वो चारों कंपनियां और बहुत सारे और चिल्लर कंपनियां उन्होंने ख़रीदी हैं $1 बिलियन के लिए। करीम बिका है 2 साल पहले $3.1 बिलियन। मतलब इतना बड़ा एक्विजिशन तो पूरे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। उसकी वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लोग अचानक जाग गए कि अबे $3.1 बिलियन, 7 साल पुरानी कंपनी, पाकिस्तानी फाउंडर। बाय द वे मुदस्सिर शेखा साहब जो हैं, पाकिस्तानी फाउंडर, मेमन, कराची का लड़का, सेंट पैट्रिक्स में पढ़ा हुआ, और क्या काम किया उन्होंने। ये अलावा छोड़ें कि उन्होंने पैसे कमा लिए। आप ये सोचें कि 5 साल पहले, 6 साल पहले कितनी अजियत होती थी कराची में जाके टैक्सी वाले को, सड़क पे आप खड़े हैं, हाथ निकाल, अल्लाह करे ये बंदा रुक जाए यार। फिर आप एक अजीब आदमी से नेगोशिएशन आपकी चल रही है, 600 रुपये ले लो ना बाबा, नहीं भाई 1000 रुपये से कम नहीं जाएगा, नहीं चलना है तो नहीं चलो।
कि आपको याद है ज़माना, कंडीशन क्या होती थी? वो काली और पीली जो टैक्सी होती थी, उसके ना शीशे ऊपर होते हैं और ऐसी कसीफ हालत में कि आप कहेंगे कि यार अल्लाह ये इसमें मैं बैठूं तो कैसे बैठूं। और फैमिली के साथ तो आप डरते थे बैठने के लिए, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, पहुंचेंगे भी नहीं। तो पूरा पाकिस्तान चेंज हो गया इसकी वजह से, एक टेक्नोलॉजी कंपनी की वजह से। ये है इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का, ये NICs का काम है। तो 5 NICs हैं पाकिस्तान में, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और क्वेटा। कराची इस वक्त उनमें से काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। इस्लामाबाद सबसे पुराना है, इस्लामाबाद के 10 कोहोर्ट हो चुके हैं, हमने अभी सिर्फ अपना 7वां कोहोर्ट लॉन्च किया है। इस्लामाबाद को 4 साल से ऊपर हो गए, हमें जो है 3 साल हुए हैं अभी। हमारी ये जो NICs हैं वो इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड सपोर्टेड हैं। इग्नाइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम्स का हिस्सा है। तो इग्नाइट NICs चलाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। हमारा मकसद हयात उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ताकि वो तरक्की कर सकें। मैं ख़ुद पर्सनली मेरा ख़्याल है पिछले 6 महीनों में 200-300 स्टार्टअप से मिल चुका हूँ। मेरा काम, मेरा शौक़ भी है, मैं उनको मार्केटिंग की एडवाइस भी देता हूँ, बिज़नेस डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी एडवाइस, वो मेरा काम है। मैं इसके कोई पैसे नहीं होते। हर बंदे को मैं आधा घंटा देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो NICs रियली गवर्नमेंट का बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह ताला इस इनिशिएटिव को जारी रखे, बिकॉज़ पाकिस्तान में मेरा बिलीफ ये है कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, वो स्टार्टअप से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड किस तरह से इस्टेब्लिश होता है और किस तरह से आप बेहतरीन ब्रांड बना सकते हैं। आपने ये भी देखा कि अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और अपनी ज़ात पर मेहनत करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये ब्रांडिंग ये आपके लिए किस कदर मदद देगी। आप इसके लिए उमर आबिदीन साहब की ये किताब ब्रांडिंग यू आर ये भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप वैसे इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं स्टार्टअप की तरफ आना चाहते हैं, या आपको बिज़नेस में किसी भी मुश्किल का सामना है, तो उमर आबिदीन साहब आपकी उसमें भी मदद करेंगे, गाइड करेंगे, आपके साथ सेशन लेंगे। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में। तो इन्हीं कलिमात के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।